नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष पांडे। डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम 1 जुलाई के लिए जो भी दिन भर की इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसका हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला न्यूज़ है हल दिवस के बारे में। दोस्तों हल दिवस न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि दोस्तों अभी हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने जो आदिवासी हल दिवस के 2 आदिवासी सोसाइटी हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि ट्रिब्यूट पे किया है। तो दोस्तों हल दिवस के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों ये झारखंड के लोगों के द्वारा मनाया जाता है और जो वहाँ के जो मार्टिर थे सिडो कान्हू, जो कि 1857 की क्रांति में बहुत ही डिसाइसिव रोल प्ले किया था। उनको रिमेंबर करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों सिपाही म्यूटनी के पहले जो 1857 की क्रांति हुई थी, उससे पहले 30 जून 1855 को एक संथल हल हुआ था जिसके लीडर सिडो कान्हू थे और उन्होंने ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई थी और हज़ारों लोगों को मोबिलाइज़ किया था ब्रिटिश के एक्सप्लॉयटेटिव रूल से लड़ने के लिए। और दोस्तों 30,000 जो धनुर्धारी हैं संथल के, उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी और उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, काफ़ी लोग शहीद हुए थे और उन्हीं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और उसी पे हल दिवस पे 30 जून को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो वहाँ के जो मार्टिर थे, जो वहाँ के शहीद थे, उनको श्रद्धांजलि पे की है दोस्तों। तो हल दिवस आपको याद रखना है, ये इसका डेट पूछ सकता है और प्लस ये पूछ सकता है कि इसमें हीरो कौन है, सिडो और कान्हू। दोस्तों अब दूसरा न्यूज़ है 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस। दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स के दिन, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स जो कि 1 जुलाई को मनाया जाएगा, उस दिन को जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है वो 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में संबोधन करेंगे, उसको ओकेजन को लॉन्च करेंगे। और इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं दोस्तों। 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस क्या है? दोस्तों 17th इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस को 1 से 2 जुलाई 2023 के बीच में मनाया जाएगा, ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। और इसमें कोऑपरेटिव के जो वेरियस ट्रेंड्स हैं, जो मूवमेंट्स हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए जा रहे हैं और जो चैलेंजेस कोऑपरेटिव के द्वारा फेस किए जा रहे हैं, उनके बारे में चर्चा की जाएगी और फ्यूचर पॉलिसी क्या होनी चाहिए कि कोऑपरेटिव्स बहुत अच्छे से काम कर सके, लोगों के डेवलपमेंट में, लोगों की भलाई में वो और आगे बढ़ के भाग ले सके, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इसके लिए फ्यूचर पॉलिसी की भी बात यहाँ पे दोस्तों की जाएगी। अब दोस्तों इसका दोस्तों जो थीम है इसका, वो है अमृतकाल, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेटिव फॉर अ वाइब्रेंट इंडिया। दोस्तों अब हम नेक्स्ट खबर पे आते हैं, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़। दोस्तों अभी हाल ही में इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा लॉन्च की गई है और जिसमें बताया गया है कि वो 4.3 परसेंट पॉइंट इंक्रीज़ की है मई 2023 में, जो कि मई 2023 में, जो कि मई 2022 के कंपैरिजन में 4.3% ज़्यादा है। दोस्तों अब इस इंडेक्स के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों एक कंपोजिट इंडेक्स है, मतलब ये मिला जुला के अलग अलग जो इसमें जो अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनको मिला के एक इंडेक्स बनाया गया है और इसमें दो सेक्टर्स आते हैं दोस्तों, ब्रॉड सेक्टर और यूज़र बेस्ड सेक्टर। ब्रॉड सेक्टर में दोस्तों आते हैं माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी, और यूज़र बेस्ड सेक्टर में आते हैं दोस्तों गुड्स, बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। दोस्तों इसका जो कंपाइलेशन है वो ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइज़र करता है, DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसका जो बेस ईयर है वो 2011-12 है, जो कि 2005 से चेंज किया गया है अभी हाल ही में। तो दोस्तों इसका बेस ईयर आपको याद रखना है, कौन ऑफिस किस डिपार्टमेंट और किस मिनिस्ट्री के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करती है, ये आपको याद रखना है। अब 8 कोर सेक्टर के बारे में दोस्तों बता दें। 8 कोर सेक्टर दोस्तों 40.27 जो वेटेज है वो आइटम्स को उसको इंक्लूड करता है दोस्तों। और ये दोस्तों 8 कोर इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनका जो क्रम है, जो उस वेटेज है, उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कौन सी इंडस्ट्री का ज़्यादा वेटेज है, कौन की इंडस्ट्री कब से कम वेटेज है IIP में। तो सबसे ज़्यादा वेटेज दोस्तों रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का है, फिर स्टील का है, फिर कोल का है, फिर क्रूड ऑयल का है, फिर नेचुरल गैस का है, फिर सीमेंट का है, फिर फर्टिलाइज़र का है। दोस्तों यही वो जो 8 इंडस्ट्रीज़ हैं, ये इनका क्रम है कि इसी क्रम में इनका वेटेज है IIP में दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट खबर पे, डार्क पैटर्न्स। दोस्तों अभी डार्क पैटर्न हाल ही में न्यूज़ में आया है। डार्क पैटर्न होता क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने
जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको डार्क पैटर्न का जो प्रोसेस है, जो प्रैक्टिस है, उसको अडॉप्ट करने के लिए चेतावनी दी है कि ये कंज्यूमर राइट का उल्लंघन करते हैं। डार्क पैटर्न होता क्या है दोस्तों, आप देखते होंगे कभी कभी जैसे आप कोई ऑनलाइन वेबसाइट यूज़ करते हैं तो वो आपको ज़बरदस्ती इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, जो कि आप कभी कभी आपके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होता है। जैसे आप कभी सर्फिंग कर रहे होते हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो उस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बदले वो आपको फोर्स एक्शन का यूज़ करते हैं और वो कहते हैं कि आप पहले सब्सक्राइब करिए, साइन इन करिए, तभी हम आपको वो इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों ये जो है, अगर आपको ज़बरदस्ती साइन अप करवाने के लिए, आपको बड़ा बड़ा फॉर्म भरने के लिए जो ये लोग आपको कोर्स करते हैं, उसी को डार्क पैटर्न कहते हैं, जिसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को एक अर्ज किया है कि आप ऐसी प्रैक्टिसेस ना करें। तो दोस्तों डार्क पैटर्न, ये टर्म आपको याद रखना है, ये किस कंटेक्स्ट में यूज़ किया जा रहा है। तो ये कंज्यूमर के कंटेक्स्ट में यूज़ किया जा रहा है, ऑनलाइन कंज्यूमर्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं सबमराइन आईएनएस शंकुश। दोस्तों अभी हाल ही में मैज़गान डॉक शिप बिल्डर्स जो कि मुंबई में है, उन्हों को मीडियम रिफिट करने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। एमओडी ने साइन किया है वो कॉन्ट्रैक्ट को, और उनको अब जो आईएनएस शंकुश है उसको रिपेयर और मेंटेन करना है, जिसे हम मीडियम रिफिट कहते हैं, विथ लाइफ सर्टिफिकेशन। मतलब उसको ऐसा रिपेयर करना है कि वो अब आजीवन काम करे, और उसको मीडियम तौर पे रिफिट करना है। दोस्तों आईएनएस शंकुश क्या है दोस्तों, ये देखते हैं। आईएनएस शंकुश 4 ऑफ शिशुमार क्लास सबमरीन बॉट फ्रॉम जर्मनी, इसको जर्मनी से खरीदा गया है। ये सेकंड नंबर का है। 4 शिशुमार क्लास जो सबमरीन है वो हमने जर्मनी से खरीदा था, उसमें ये सेकंड नंबर पे है। और ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है दोस्तों, ये न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है, ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, और टाइप 209 सबमरीन्स में आता है, और इसको 1986 में फर्स्ट कमीशन किया गया था। और दोस्तों अब इसको रिफिट किया जाएगा मैज़गान डॉक लिमिटेड के से। तो दोस्तों ये कब तक कंप्लीट करने का इसका रखा गया है कॉन्ट्रैक्ट, 2026 तक। 2026 तक दोस्तों ये कॉम्बैट रेडी कर दिया जाएगा और उसको इंडियन नेवी में शामिल कर लिया जाएगा। और दोस्तों ये एक तरह से जो एमआरओ इंडस्ट्री होती है, जिसको हम मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल करते हैं, ये दोस्तों इसके तरफ एक बहुत ही बड़ा कदम है। और मैज़गान डॉक जो है ये बनाने के बाद इस इंडस्ट्री में एक तरह से महारत हासिल कर लेगी, जो मेक इन इंडिया को भी बूस्ट करेगा दोस्तों। अब हम आते हैं नेक्स्ट खबर पे, जो है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। दोस्तों महिला सेविंग सम्मान सर्टिफिकेट क्यों न्यूज़ में है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ई गैजेट के थ्रू एक नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें उसने सारे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 को इम्प्लीमेंट और ऑपरेशनलाइज करने की अनुमति दे दी है। दोस्तों ये है क्या दोस्तों, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 स्कीम यूनियन बजट 2023-24 में लॉन्च की थी, और इसका एम क्या है, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू एवरी गर्ल एंड वुमेन इन इंडिया। मतलब ये सारे गर्ल्स और वुमेन को फेक फाइनेंशियल सिक्योरिटी पहुंचाने वाली एक स्कीम है। इसके बारे में जो फीचर्स है दोस्तों ये देख लेते हैं। ये दोस्तों एक अट्रैक्टिव और सिक्योर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देती है गर्ल्स को और वुमेन को। इसमें एक अकाउंट खोला जाता है दोस्तों, जो मार्च 2021 से पहले ओपन किया जाएगा, और 2 साल के लिए ये ओपन किया जाएगा। और दोस्तों इसमें जो भी डिपॉजिट्स होंगे उस पर 7.5% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा, जिसको क्वार्टरली कंपाउंड किया जाएगा। मतलब इसका रफली जो इंटरेस्ट रेट आएगा वो है 7.7% पर एनम। इसमें मिनिमम दोस्तों 1,000 रुपये जमा किए जाएंगे, और मैक्सिमम दोस्तों 2 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं। और इसका जो मैच्योरिटी है वो 2 ईयर्स का है दोस्तों। 2 साल इसका टर्म है मैच्योरिटी का। दोस्तों 2 साल से पहले भी पैसे इसमें से निकाले जा सकते हैं, और वो कितने निकाले जा सकते हैं, 40%। 2 साल से पहले भी इसमें पार्शियल मैच्योरिटी में भी पैसा निकालने का इसमें निकाले जा सकते हैं, और कितने निकाले जा सकते हैं, 40% तक दोस्तों। तो ये एक बहुत ही कारगर स्कीम साबित होगी वुमेन एम्पावरमेंट में, और गर्ल्स के फाइनेंशियल सिक्योरिटी में ये एक बहुत ही कारगर स्कीम साबित होने वाली है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट खबर पे आते हैं, सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। दोस्तों सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या है, ये दोस्तों अभी हाल ही में सुबानसिरी जो प्रोजेक्ट है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है, वो जो हिल्स के बीच में बन रहा है, उनके टॉप पे पहुंच चुका है, और अब ये लगभग अपने कंप्लीशन के फेज़ में आ चुका है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के बारे में बता दें, ये अंडर कंस्ट्रक्शन एक अभी प्रोजेक्ट है,
जिसमें जो 2000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक से। ये बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है दोस्तों अभी तक जो भारत में जिसको रन कराया जाएगा, और ये सुबनसिरी रिवर पे रन कराया जा रहा है दोस्तों। सुबनसिरी रिवर को हम दोस्तों गोल्ड रिवर भी कहते हैं, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ये तिब्बतियन हिमालय से निकलती है और मिरी हिल से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में बहती है दोस्तों। तो ये जानकारी आपको सुबनसिरी रिवर के बारे में आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के बारे में जान लेते हैं, क्यों ये न्यूज़ में है। दोस्तों गवर्नमेंट अब नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल गुजरात में डेवलप करेगी 4,500 करोड़ रुपए की लागत बना के। दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स क्या है? दोस्तों ये एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा जो कि इंडिया के रिच मैरीटाइम हेरिटेज को शोकेस करेगा। और ये यहाँ क्या क्या होंगे दोस्तों? यहाँ वर्ल्ड हाईएस्ट लाइट हाउस म्यूजियम बनाया जाएगा, एक लार्जेस्ट ओपन एक्वाटिक गैलरी बनाया जाएगा, और इंडिया की जो नेवल म्यूजियम है उसको इंटरनेशनल टूरिस्ट को दिखाया जाएगा। यहाँ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दी जाएगी इंटरनेशनल टूरिस्टों को, और इससे हमारा जो टूरिज़्म है उसको बहुत बूस्ट मिलेगा दोस्तों। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये क्यों न्यूज़ में है दोस्तों? कि इंडिया ने अभी क्रिटिसाइज़ किया है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रिफॉर्म है वो डिले किया जा रहा है। उसमें जानबूझ के इंडिया और जो और बड़े देश हैं उनको जगह नहीं दी जा रही है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। तो इसी पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को यूएन में क्रिटिसाइज़ किया गया इंडिया द्वारा। दोस्तों यूएनएससी क्या है दोस्तों? ये एक वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन है। मतलब यूनाइटेड नेशन के जो 6 ऑर्गन्स हैं उसमें से सबसे प्रिंसिपल ये सिक्योरिटी ऑर्गन है, और ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी ये इंश्योर करता है दोस्तों। और ये मतलब यूएन चार्टर में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उसको भी अप्रूव करता है दोस्तों। और ये दोस्तों बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास करता है मेंबर स्टेट्स के लिए। इसके पास इतनी पावर है कि वो बाइंडिंग रेजोल्यूशन मेंबर स्टेट्स के लिए पास कर सके ताकि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनी रहे। दोस्तों इसका कंपोजिशन क्या है? दोस्तों इसमें 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 10 पार्ट टाइम मेंबर हैं और 5 फुल टाइम मेंबर हैं। मतलब पार्ट टाइम मतलब नॉन परमानेंट, और फुल टाइम मतलब परमानेंट मेंबर। तो इसमें परमानेंट मेंबर कौन है दोस्तों? चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं दोस्तों। 10 नॉन परमानेंट मेंबर दोस्तों जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं दोस्तों उनको यूएनएससी प्रेसिडेंट के तौर पे काम करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, और वो हर ईयर 2 साल के टर्म के लिए उनको चुना जाता है। अभी दोस्तों इंडिया भी नॉन परमानेंट मेंबर है जिसका कार्यकाल 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2023 तक है दोस्तों। यहाँ दोस्तों वीटो पावर का प्रबंध है। वीटो पावर क्या होता है दोस्तों? एक स्पेशल वोटिंग पावर होता है जिसमें अगर किसी भी मुद्दे पे अगर पाँचों जो परमानेंट मेंबर हैं उन पे अगर सहमति बनती है तो ही वो मुद्दा आगे बढ़ सकता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन उसका किया जाता है। लेकिन अगर कोई एक मेंबर भी उस पर सहमति नहीं बनाता है तो उसे वीटो पावर कहते हैं हम दोस्तों, और उस समझौते को, उस मुद्दे को आगे लेके नहीं बढ़ा जा सकता है दोस्तों। अब एससीओ समिट की बात करते हैं दोस्तों। अभी 23rd एससीओ समिट भारत जो है वो होस्ट करने जा रहा है वर्चुअल फॉर्मेट में, और इसमें जो भी एससीओ के मेंबर कंट्रीज़ हैं वो भाग लेंगे। एससीओ समिट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। इसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी जो बनाया गया था 15 जून 2001 को दोस्तों। और इसको 6 कंट्रीज़ मिलकर बनाई थी। कौन कौन सी कंट्रीज़ थी दोस्तों? पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, और ये फिर 8 देशों तक एक्सपेंड हो गया, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान ने भी इसको 2015 में ज्वाइन किया। दोस्तों इसका एम क्या है दोस्तों? इसका एम है टू प्रमोट कोऑपरेशन इन पॉलिटिकल अफेयर, इकोनॉमिक, ट्रेड, साइंटिफिक, टेक्निकल, कल्चरल एंड एजुकेशनल स्फेयर। इन सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, कल्चरल और एजुकेशनल स्फेयर में इसको कोऑपरेशन प्रमोट करने के लिए दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है इन कंट्रीज़ द्वारा, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी इसका एक एम है दोस्तों। एससीओ में इस ऑब्जर्वर स्टेटस कंट्रीज़ भी हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान है, बेलारूस है, ईरान है और मंगोलिया है दोस्तों। इसके अलावा इसमें 6 डायलॉग पार्टनर्स भी हैं, जो कि अज़रबैजान है, आर्मेनिया है, कंबोडिया है, नेपाल, टर्की और श्रीलंका है दोस्तों। एससीओ का ऑफिशियल लैंग्वेज है रशियन और चाइनीज़। ये यूएन जनरल असेंबली में एक ऑब्जर्वर स्टेटस है इसका, और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको एससीओ के बारे में याद रखने हैं। दोस्तों अब अगली खबर पे आते हैं। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जून 30 को इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म को मनाया जाएगा, और
इसको ये क्यों मनाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन इसी दिन फाउंड किया गया था 1889 में। दोस्तों IPU क्या है दोस्तों, एक ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1889 में पेरिस में फॉर्म किया गया था। और ये क्या करता है दोस्तों, ये पार्लियामेंट्री डायलॉग प्रमोट करता है और पीस और कॉपरेशन के लिए ये दोस्तों काम करता है विभिन्न देशों के बीच में। इसके 179 मेंबर्स हैं और 13 रीजनल पार्लियामेंट्री असेंबलीज़ हैं और जो कि इसके एसोसिएट मेंबर हैं, और इंडिया भी दोस्तों इसका मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी IPU के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो कि आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं दोस्तों। अभी चर्चा में आया है कि 27 ट्रांच ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड को गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है और इसका सेल 3 जुलाई से चालू होगा। दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है देख लिया जाए। दोस्तों सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड 2018 में लॉन्च किया गया था और SBI ही एकमात्र ऑथराइज्ड बैंक है जो इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करेगी और उसे बेचेगी। दोस्तों ये एक प्रॉमिसरी नोट की तरह होता है जो कोई भी इंडियन सिटीजन खरीद सकता है और या कोई भी इंडियन कंपनी इसको खरीद सकती है। ये बैंक नोट की तरह होते हैं दोस्तों, जिसको बीरर के डिमांड पे दिया जाना है, फ्री ऑफ इंटरेस्ट, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं लगता दोस्तों। कोई भी इंडिविजुअल या पार्टी इस बॉन्ड को खरीद सकती है या फिर इसको चेक के थ्रू पे कर सकती है। दोस्तों इसमें इसका जो मल्टीपल्स है, इसको किस के मल्टीपल्स में इशू किया जाता है वो है दोस्तों ₹1000, ₹10,000, ₹1,00,000 एंड ₹1 करोड़। दोस्तों मतलब 1000 से लेकर 1 करोड़ के बीच में अलग अलग रेंज में इस बॉन्ड को इशू किया जा सकता है दोस्तों इसका इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, इससे जो हमारे इलेक्टोरल फंडिंग की जो कुछ खामियां हैं जिसमें ओपेसिटी है, बहुत सारा ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स उसमें ट्रांसपेरेंसी लाएंगे दोस्तों और हमारे इलेक्टोरल फंडिंग को और भी कारगर और ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, जिससे वहाँ इलेक्टोरल फंडिंग में करप्शन कम होगा दोस्तों कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ देख लेते हैं दोस्तों। इंडिया ने ईरान को एशिया कबड्डी चैंपियनशिप में बुसन में साउथ कोरिया में हरा दिया है दोस्तों। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने एशिया मिक्स डबल स्क्वैश टूर्नामेंट में, जो कि हांगझोउ चाइना में हो रहा है दोस्तों। ये आज की दोनों स्पोर्ट्स न्यूज़ थी जिसको आपको याद रखनी है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर जो हमारे दोस्त वनडे और PCS की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का ये डेली न्यूज़ एनालिसिस था 1 जून का। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।